टाइम, सॉरी। लेट्स स्टार्ट हमारा सेक्शन नंबर 1। मैं ऑलरेडी आप लोगों का इंट्रो कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। हम शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट से स्टार्ट करेंगे। नाउ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा और एनलार्ज कर दूं, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। अपने स्क्रीन पे आप एनलार्ज करके भी इस चीज को देख सकते हैं, है ना। चलो, सेक्शन आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, बीएनएसएस प्रोविजन, सेक्शन इन सीआरपीसी, प्रोविजन इन सीआरपीसी। ये दोनों चीजें आप लोगों को मैं बता देती हूँ। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, ये आपको किस बारे में बताता है? ये आपको इसी बारे में बताता है कि इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है, और ये कहना क्या चाह रहा है ना। नाउ आप ये देख सकते हैं कि अब ये पहले हमारा बिल था, ठीक है। जब ये हमारा बिल था तब हम इसे क्या कहते थे? भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल कहते थे, है ना, जब तक इसे पूरी तरह से लेके आया नहीं गया है। नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 इसे कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले हम सीआरपीसी पढ़ते थे, उसे कहते थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये नाम का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमारे सीआरपीसी की एक्सटेंशन बताई गई थी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू द चैप्टर्स, डायरेक्टली ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर, है या नहीं? आपको पता है कि एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पर, यस और नो? यस मैम। मगर आफ्टर टू यस मैम। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। थोड़े नहीं मैम, नहीं करता है। हाँ, ये वाला एक्ट करता है क्या बाबा? जो आप नहीं आप मैम। आपको पढ़ रहे हो ना बच्चा, प्लीज बात सुनने की कोशिश करो। द एक्ट व्हाट यू आर स्टडिंग नाउ इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आपके एक्ट में कहीं नहीं लिखा है इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। ये नहीं है। प्रोविजंस के बारे में बताता है कि ये जो संहिता के प्रोविजंस है ये वहां नहीं लगते। अब जो चैप्टर्स है, पहले चैप्टर्स हमारे थे 8, 10, 11 जो अप्लाई नहीं होते थे। अब हमारे चैप्टर्स जो है वो है 9, 11, 12 जो अप्लाई नहीं होंगे to the state of Nagaland, tribal areas, but the concerned state government may by notification apply such provisions। ये हमारा सीआरपीसी से ही उठाया गया है। This is brought to us by सीआरपीसी only, क्योंकि ये सेक्शन के अंदर जो ट्राइबल एरियाज है, आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे ना, means are territories which immediately before 21st of day January 1972 were included in the tribal areas of Assam, referred to paragraph number 20 in the 6th schedule। अब ये शेड्यूल्स को तो इन्होंने सेम ही रखा है, आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इसके अंदर जो है इन्होंने ये कहा है कि 6th schedule of the constitution other than within the local limits of municipality of Shillong, it shall come into the force on such date the central government may by notification in the official gazette appoint। ठीक है, आप जो यहाँ पर पढ़ते थे सीआरपीसी के अंदर, आप कह रहे हो कि एज पर द आर्टिकल इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, जो जम्मू कश्मीर का आया था। बट आपके बीएनएसएस के चैप्टर के अंदर जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू पर कहीं पे नहीं लिखा है कि ये जो संहिता है आपके पूरे
इंडिया को लगती है या आपके पूरे इंडिया के एक्सटेंशन को अलाउड है इस संहिता को लेकर एज अ ये करने के लिए? तो आप ये तो पहले देख लो कि इट डज नॉट एक्सटेंड ये भी नहीं बोला है, इट एक्सटेंड्स ये भी नहीं बोला है, इस चीज को ही इन्होंने संहिता से हटा दिया है। आई बात ध्यान पे? जी ठीक है, क्लियर यस हुआ बच्चा? उस्मा, यस मैम। वो आप इस गलत फैमिली में ना चलिए हाँ कि एरेक्सेंस होल ऑफ इंडिया। मैम वो हमें लगा बीएनएस चल रहा है। हाँ मैम बीएनएसएस में मैम पहले भी तो सही था, सेम तो वैसा ही है, बस खाली 1 चैप्टर चेंज हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन जो है वो तो है ना। वो 371A में we are committed to safeguard the cultural and all things of tribals, उस लिहाज से ये। हेलो मैडम। हाँ हाँ, आवाज आपकी फिर चली गई, क्या बोले आप? मालूम। हाँ मैं हाँ, मैं अभी बोलिए। नहीं सुना रहा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बोलिए। 371A में हमारी सरकार कमिटमेंट है, जो ट्राइबल्स के ये रहे कि उनके कल्चर वो सब कस्टम्स है ना, उसको हाँ, बचा के रखने के लिए। क्योंकि जो नागास जो थे, जो कस्टमरी लॉज प्रैक्टिस करते थे ना, तो वो यस मैडम, सिविल और क्या क्या यस मैडम, यस मैडम, है यस। ना, वो जस्टिस को इन्वॉल्व करने के लिए जो कस्टमरी लॉज जो है, वो ओनरशिप और लैंड ट्रांसफर को लेकर इन्होंने ये सब चीजें यहाँ पर भी बताई है एज पर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यस मैडम, यस। ओके एक ना। ही बात बोलते हैं, लैंड भगवान का है, वो हम अपने बच्चों को दे के जाते हैं, हम बेचते नहीं। हाँ, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने कहा ना कि लैंड तो किसी को देना ही नहीं चाहिए, नहीं है, नहीं है, लैंड और बिल्डिंग जो है वो किसी के नाम पे ही नहीं होनी चाहिए। नहीं है। यस मैडम। दिस वॉज ब्रॉट टू अस, ओके ना। ऑन द कॉन्ट्री, अभी हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे। तो ये संहिता के अंदर जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये गैजेट्स के बारे में बात कर रहा है, ये वीसी के बारे में बात कर रहा है, ये सीजियर और सर्च के बारे में बात कर रहा है, और वो उस पर्पस के बारे में बात कर रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट इसके थ्रू हमको बताना चाह रही है। ठीक है, पहले हमारा सीआरपीसी के अंदर बेलेबल ऑफेंस होता था। ठीक है, अब इन्होंने संहिता के अंदर बेल और बेलेबल ऑफेंस सेपरेट कर दिए हैं। यस आई बात ध्यान पे? जी मैडम। सीआरपीसी के अंदर हम पढ़ते थे फर्स्ट डेफिनेशन जिसे कहते थे बेलेबल ऑफेंस। अब हम बीएनएसएस में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन होगा। और बेल और बेलेबल ऑफेंस को इन्होंने सेपरेट एक दो डेफिनेशन में अलग भाग बना के बताया है। नाउ कमिंग टू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये क्या इंक्लूड करता है? ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, एनी गैजेट जो भी होता है, जो यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पर सर्च एंड सीजर के बारे में बताया गया है। हम लोग सर्च एंड सीजर कहाँ पढ़ते थे? हाँ पता है, उस्मा बताएगी। उस्मा है क्लास में? यस मैम हूँ। चलो मैं ही बता देती हूँ। 165 के अंदर हम सर्च और सीजियर पर पढ़ते थे। ठीक है, और ये सर्च और सीजियर क्या होता है? व्हाट डज दिस सर्च एंड सीजियर मींस? हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर पार्ट है। जो होता है पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको ये सस्पेक्शन होता है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, तो वो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन यानी उस प्लेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो उसके लिमिट्स में आती है। समझा? जी मैडम। सीजियर का मतलब होता है मेमोरेंडम। सीजियर वो होता है कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर समझो कुछ मर्डर होता है तो वहां पर जो सीज होती है चीजें,
अब आपको एक पुलिस स्टेशन में लेके आया जाता है एज एन अक्यूज, तो एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, आपके आर्टिकल्स का सीजर बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना, अंगूठी है, वॉच है, क्या क्या पहन के आए हो, है ना। पर यहाँ पर एविडेंस की भी बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जो यहाँ पे हमारी एक्सचेंज ऑफ जो चीजें होती है ना, हो आई एम ऑल्सो इंटरेक्टिंग योर थ्रू वीसी ओनली, we are communicating to this electronic communication for the purpose maybe whatever, for such other purpose by the means as the state government by rules provide. Now firstly मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जैसे मैंने कहा कि ऑडियो वीडियो की पहले की जैसे मिमिक्री किया जाती थी, हो सकता है आप मेरा साउंड निकाल के या फिर ऐसे कुछ कर लो जो कि आज डेली सोप्स में होता है। तो दिस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आर ब्रॉट टू अस फॉर, देखो हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, करेक्ट। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज ओवरऑल, नॉट ओवरऑल आई वुड से कि मोस्ट ऑफ ऑल इट इज replaced by cyber law 2013, करेक्ट है। नाउ दिस साइबर लॉ ऑल्सो टेल्स यू अबाउट दिस। अब हमारा फोन हैक होता है, तो आपको क्या लगता है कि जो जूम मीटिंग्स होती है वो हैक नहीं की जा सकती है क्या, या कुछ भी पोर्शन जो है वो हैक नहीं किया जा सकता? तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन is for that purpose where there is a communication between the parties or communication device what is used for video conferencing, that is audio video electronic means. Through that you can communicate with the other party and as the direction by the state government may specify. ओके समझ में आया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है? यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, सर्च Yes, क्या ma'am. है, सीजर क्या है, एविडेंस क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, किस पर्पस के लिए ये गवर्नमेंट लेके आ रही। ओके इसलिए मैंने कहा जूना जमाना चले गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बाय बाय, नाउ दिस इज कॉलिंग व्हाट, साइबर लॉ 2013। ओके इज दैट क्लियर? चलो फर्दर बढ़ते हैं। Not let us talk about bail. Let us talk about bail. Now bail जो है, ये bail means release of a person of accused or a suspected of a commission of an offense from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or a court on execution by such person of a bond or bail bond. अब मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ, what is a bail and what is a bail bond. When अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, अरेस्ट का मतलब होता है किसी को पकड़ा जाता है कोई ऐसे ऑफेंस में जो जहां पर पुलिस वाले को लगता है कि ये बंदे ने कुछ ना कुछ तो ऑफेंस किया है, ठीक है। अब उसको जब पुलिस पकड़ के जाती है तो उसके बाद में एक मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को स्टेशन से भी हम लोगों को बेल दी जा सकती है, ठीक है। फ्रॉम द पुलिस स्टेशन ऑल्सो यू कैन गेट अ बेल, ओके, एंड ऑल्सो फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। मैं दो चीज बोल रही हूं, मैं फिर बोलूंगी कि हम लोगों को जो बेल दी जाती है, वी गेट द बेल फ्रॉम द पुलिस। क्या हम लोगों को पुलिस बेल दे सकती है? दे क्या सकती है। पुलिस, यस यस यस, 100% दे सकती है, 100% दे सकती है, ठीक है। आप जो बॉन्ड भर के देते हो वो कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज अ बेल बॉन्ड, ठीक है ना। बेल बॉन्ड इज गिवन बाय होम? एक होता है श्योरिटी, SURETY। ना व्हाट इज दैट श्योरिटी, जिसे हम हिंदी में जामीनदार भी कहते हैं, ठीक है। जी, ऐसा ऐसा श्योरिटी जो आपकी गारंटी लेता है, ठीक है। दोनों को सिग्नेचर करना पड़ता है कि उसको दोनों को सिग्नेचर करना पड़ता है, करेक्ट। जो बेल के पेपर्स होते हैं, हाँ, आप लोगों को वो बेल के पेपर्स, जामीनदार के जो पेपर्स होते हैं जिसमें अक्यूज का डिटेल होता है, जिसमें श्योरिटी का डिटेल होता है, उसे हम बेल कहते हैं, ठीक है। जो बेल के पेपर्स। नाउ व्हाट इज अ बेल बॉन्ड? क्या बेल बॉन्ड अलग होता है?
और बेल के पेपर्स अलग होते हैं, तो मैं कहूंगी यस 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 यस। हाउ, मैं बताती हूँ। बेल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब आप श्योरिटी कोर्ट को देते हो तो कोर्ट क्या आपसे एक बॉन्ड लिखवाती है, ठीक है। उस बॉन्ड के अंदर जो श्योरिटी होता है, जैसे हम ऐसे समझिए कि वो एफिडेविट देता है, शपथ लेता है कि मैं इसका गारंटर हूं, मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूं, मैं इसको जानता हूं, और इसने कुछ भी किया तो उसके बाद आई विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट, जो भी रहेगा, ठीक है। Yes. तो ऐसे करके आप बेल बॉन्ड देते हो, एंड दैट बेल बॉन्ड इज गिवन टू द पुलिस ओनली। भले ही आप मैजिस्ट्रेट के सामने बेल देते हो, ठीक है, उस बेल बॉन्ड के ऊपर ही अगर समझो अक्यूजेस इनटू द जेल, इस बेल बॉन्ड का ही मतलब होता है नाउ ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है। इसे कहते हैं बेल बॉन्ड। Yes. अब एक और बात बताऊं, ये बॉन्ड जो होता है, आप ये बॉन्ड किस लिए देते हो? यू गिव दिस बॉन्ड एज दैट आई एम द सिटीजन ऑफ दिस एंड आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, आई विल नॉट, ऐसे करके हम लोग बॉन्ड में वर्ड्स लिखते हैं, और वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्या वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें बेल दी जाती है? एग्जाम्पल, आप लोगों के Accused, पास madam, श्योरिटी नहीं है देने के लिए, अक्यूज्ड को टाइम टाइम पे हाजिर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर वो हाँ, दैट नहीं इज अ आया तो मैं श्योरिटी, दैट इज अ गारंटर। Yes. करेक्ट, करेक्ट, ये बात सही है। लेकिन मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि हम गारंटर को लेके आएंगे, हमें रिलीज करो। खुदा ना खास ऐसे हो गया कि हमारे पास 138 का केस है और गारंटर नहीं है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास गारंटर नहीं है, जी, तो मुझे क्या रिलीज नहीं किया जाएगा क्या? प्लीज मैं देखो। आपको बताऊं कि उससे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसे हम बॉन्ड कहेंगे। आप एक बॉन्ड कोर्ट को लिख के दोगे और कोर्ट आपको टाइम देगी श्योरिटी लेके आने के लिए, तो उस दिन हम जेल में बंद होंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ बेल का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ अ पर्सन, अक्यूज जिसे कहा गया है। नाउ आई टेल यू वन ऑफ माय क्लाइंट, ठीक है, एक 498 का केस है जिसमें उसने कहा कि मैम मुझे अक्यूज क्यों बोला जा रहा है, आई एम नॉट अक्यूज, आई एम नॉट गिल्टी, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं से अक्यूज क्यों लिखूं ऐसे? व्हाई एम आई कॉल्ड अक्यूज्ड? मैं अक्यूज्ड क्यों लिखूं? आपके ऊपर एफआईआर बनती है, दो अ प्रोसिक्यूशन इज कंप्लेनेंट, दो इवन द अक्यूज कैन बी द विक्टिम, आई अग्री, पर आप लोगों को जब एफआईआर होने के बाद उसमें अक्यूज ही दिखाया जाता है ना, प्रूविंग द स्टोरी इज डिफरेंट, वो तो बात की बात है। नाउ सस्पेक्टेड ऑफेंस कमीशन की बात करूं, हो सकता है वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो मुझे क्या है सिर्फ आपको उस बात की सस्पेक्शन है, मुझे सिर्फ उस बात को लग रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैडम, वो आरोपी है, आपराधित नहीं है। हाँ, वो आरोपी है, कर यस, रहे, आपराधित नहीं है। हाँ वो जब जब प्रूव होने के बाद आपराधित हो जाता है। हाँ, प्रूव होने के बाद ही विल यस, बी कॉल्ड एज प्रॉपर अक्यूज्ड, यस, ठीक है। तो ये सर्टेन कंडीशंस इम्पोज की जाती है, जो ऑफिसर करता है, जो कोर्ट करता है, और उसके बाद में उस पर्सन को रिलीज किया जाता है। ना ये कौन सी कंडीशंस की बात की जा रही है? ना व्हाट कंडीशन, व्हाट सर्टेन कंडीशन, विच सर्टेन कंडीशंस आर दिस टॉकिंग अबाउट? ये कौन सी कंडीशंस है, कौन सी कंडीशंस आपके ऊपर ले डाउन की जाती है? ये कंडीशन आपके ऊपर ले डाउन हो जाती है कि गारंटर को ये लिख के देना है कि एवरी डेट द अक्यूज विल बी प्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, दूसरा, व्हेन इफ द पुलिस आपको टेबल जामिन देती है, मैंने क्या बोला कि आपको पुलिस स्टेशन से भी जामिन दी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड हैज टेबल जामिन, यस मैम। और यू कैन से, टेबल यू कैन, हाँ टेबल जामिन कहा जाता है उसको, जो हम बेल देते हैं, तो दिस अ टेबल बेल ओनली, विच द इंचार्ज ऑफ द ऑफिसर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कौन सा ऑफिसर होता है, ये आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी कि पीआई का क्या रोल होता है, एसआई का क्या रोल होता है, फिर उसके बाद में जो हमारे ऊपर जो डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं
तो इसकी मगर हायरार्की भी मैं आपको लिखा दूंगी, डोंट वरी। बेल देने वाला ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन करता है वही होता है, दूसरा ऑफिसर नहीं दे सकता। हाँ, जो ऑफिसर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा वही वो बेल दे सकता है, जी ये जी भी मैडम। बात है। यस, जी उस कंडीशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज बेलेबल ऑफेंस। ये बेलेबल ऑफेंस हमने सीआरपीसी के अंदर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 2 के ए में पढ़ा था। अब हम इसको कहाँ पढ़ेंगे भाई, शेड्यूल में हम जाएंगे। इसको कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग सी में पढ़ेंगे, ए बी शेड्यूल सी। वहां पे मुझसे मिस्टेक हो गई है लिखने में, ए मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। इसे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जी ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, और बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, और बेलेबल ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। अब इस दोनों का डिफरेंस बताती हूं मैं, ठीक है। जी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें बेल होती ही नहीं है, होती भी है पर होती नहीं है। रेप जी कॉग्निजेबल, मर्डर कॉग्निजेबल, ठीक है, ठीक है। अब नॉन कॉग्निजेबल के अंदर, जैसे अभी के टाइम में तो आप इसमें देखेंगे कि जो सेक्शंस चेंज हो गए हैं, ठीक है। पेटी इश्यूज के अंदर तो आप लोगों को बस फाइन भरो, टाटा बाय बाय बोलो, है ना। नॉन बेलेबल ऑफेंस है क्या वो, बेलेबल ऑफेंस है, बेल करके चले जाओ, ठीक है, जिसे आप फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड का मतलब ही ये है कि आप अंडरटेकिंग देते हो। जैसे मैंने कहा ना आपको कि बेल बॉन्ड इज इक्वल्स टू एफिडेविट, जो श्योरिटी देता है, इज इक्वल्स टू अंडरटेकिंग, ठीक है। बेल बॉन्ड एक पत्र होता है जिसके ऊपर अक्यूज्ड का जो गारंटर होता है, जैसे हम श्योरिटी कह रहे हैं, वो अपनी रिलीज का ये करने के लिए बॉन्ड भर के देता है, ठीक है। और उसके बाद में अक्यूज को रिलीज किया जाता है। लेकिन दिस बॉन्ड इज ऑल्सो एन एफिडेविट ऑफ द श्योरिटी, बिकॉज ही इज गिविंग अंडरटेकिंग कि ये अगर नहीं आता है तो उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। जैसे मैंने आपको क्या कहा, खुदा ना खास ऐसा हो जाए कि 138 केस के अंदर आपका पास श्योरिटी नहीं है, आपके पास गारंटर नहीं है, तो कहां से लाओगे, कहां से लाओगे। चाहिए तो सही ना। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर नहीं है तो आप एक पर्सनल बॉन्ड कोर्ट के सामने दोगे और अपना गुड बिहेवियर का कुछ ऐसा दिखाओगे जिससे आपको क्या कोर्ट कंसीडर करेगी, और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि ऑन द नेक्स्ट डेट या वॉट एवर द टाइम इज गिवन बाय द कोर्ट मजिस्ट्रेट, आपको एक श्योरिटी को लेके आना है ऑन द नेक्स्ट डे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, कैन द पर्सनल बॉन्ड बी एक्सटेंडेड। आपने एक बार बॉन्ड दिया, कोर्ट ने आपको मौका दिया और आपको श्योरिटी के बिना रिलीज कर दिया, ठीक है। अब मैडम, फिर से, हाँ, पर्सनल बॉन्ड जो है ना छोड़ने का, इट इज नॉट ए राइट, इट इज डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट। but still it is no, though it is a discretion power of the court on the personal bond। यस आप जो बोल रहे हैं कि of course it is a discrimination or discretionary right of the court to give on a personal bond or not, but यस आप लोगों को ये भी पता है कि ये मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बोल रही हूँ कि ये वही फॉलो करते आए हुए हैं जो पहले से चल रहा है। ऑफेंस के ऊपर जाता मैडम, ऑफेंस जरा सीरियस है तो नहीं देते। हाँ तो ठीक है, ऑफेंस सीरियस में तो बेल होएगी ही नहीं ना, फिर तो देते। अगर श्योरिटी नहीं होगा तो उसको जेल भेजा जाएगा, वो तो ऑफ कोर्स है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, 138, जहां पर पर्सनल बॉन्ड दे सकते हैं, है दे ना। दिस सकते, इज द रीजन आई गिव दिस एग्जांपल। ओके, जिससे दूसरों को नष्ट नहीं हुआ, हाँ जो जो ऑफेंस है दूसरों को हाँ, तकलीफ नहीं हुई, दूसरों तो को रहने तकलीफ नहीं। यस यस, यस करेक्ट, ठीक है। मैडम। इतना समझ में आया यस मैडम। सुदर्शन।
Are you there, Sudarshan? Yes, ma'am. Can you please repeat, ma'am, एक बारी? Actually, it is very new for me, so. आपको नहीं समझा क्या? From the starting you want me to repeat? I'll repeat it. Don't worry. No, not from the starting. Just this. हाँ. After bond wala, surety and other things, bailable and other things that I got. Bailable offense, bail bond and bond. You want me to tell all this? No, bond I got, ma'am. Bail I also got, ma'am. इसके बाद जो आपने बताया, क्या बताया मैंने? कौन सी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है? एक तो वो दो तरीके से, एक तो वो मुझे समझ नहीं है व्हेन यू सेड कि अगर श्योरिटी नहीं रहेगा तो भी उसको बेल मिलेगा, एग्जैक्टली दैट आई देन ओके आई टेल यू. श्योरिटी नहीं रहेगा तो वो पर्सनल बॉन्ड देके अपने आप को रिलीज करा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस. मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल, आई टुक द 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. अब वो क्वेजी क्रिमिनल है, ये तो आप जानते ही है ना. उसमें इतना जो पनिशमेंट है, जो ऑफेंस की पनिशमेंट दी गई है, वो कितने साल की है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है ना. जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, कंप्लेंट इज अ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल बाय द कंप्लेनेंट. ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है और एफआईआर के बाद वो स्टेट कंप्लेंट कैसे हो जाती है. ठीक है, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू ऑल. मैं एकदम बोर्ड लेके आप लोगों को दिखा दूंगी. अब यहाँ पे जो आपको कंफ्यूजन है, बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड. अभी जहां पर ऑफेंस जो है वो छोटा है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकती है? It's not a heinous crime. हाँ, इट्स नॉट एन हीनियस क्राइम लाइक मर्डर, है ना. इट्स नॉट एन हीनियस क्राइम. तो उसमें कोर्ट क्या कर सकती है? आपसे एक पर्सनल बॉन्ड लिखा के लेती है. ठीक है, उस पर्सनल बॉन्ड के अंदर आप लिख के देते हो और एक टिकट लगाते हो. सी दिस इज व्हाट इट हैपेंस, यू नो, कि मुझे जो चाहिए ना कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पर्सनल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप खुद से लिख के देते हो, जहां पर आपके ऊपर कोर्ट क्या करती है कि ठीक है, हम आपको बॉन्ड के ऊपर छोड़ रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद में कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो कुछ ऑफिसर को वो पैसा देने के लिए भी लगा सकती है आपको कि ओके, आई एम लीविंग यू ऑन अ पर्सनल ग्राउंड ऑन दिस कंडीशन कि आप ऑफिसर को इतना अमाउंट दे दो. ये भी एक पार्ट होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है. ठीक है, अब बॉन्ड का मतलब है आपके पास गारंटर अगर अवेलेबल नहीं है, श्योरिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर मर्डर के केस में तो अगर आपके पास श्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोगों को, आपको नहीं, मतलब एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि वो पर्सन को जेल में भेजा जाता है. ठीक है, वहां पर ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है. ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो बेलेबल ऑफेंस है, उसके अंदर क्या होता है? क्राइम अगर बहुत ज्यादा हीनियस नहीं है, उसकी पनिशमेंट बड़ी नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है? ठीक है, तेरे पास श्योरिटी नहीं है, गारंटर नहीं है, वो बोलेगा भाई नहीं है, तो क्या करोगे? आप उनको पर्सनल बॉन्ड दोगे, आप एक अंडरटेकिंग लिख कर दोगे कि आप मुझे अभी छोड़ दो, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट डेट पे एक श्योरिटी अरेंज करूंगा और मैं बेल दूंगा. ठीक है, अगर वो नेक्स्ट डेट पर भी कोर्ट ने जो रखी है उस दिन पर श्योरिटी अरेंज नहीं कर सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसको अरेस्ट कर लेगी क्या? नहीं, उसको एक और एक्सटेंशन देगी. लेकिन उसके बाद भी अगर उसने नहीं दी श्योरिटी तो कोर्ट उसको जेल भेज सकती है. ठीक है, जिसमें क्या होता है? श्योरिटी इज व्हाट? इट इज अ गारंटर who gives guarantee to the court on behalf of the accused. ओके, एक होता है बेल बॉन्ड, एक होता है बेल पेपर्स. Okay. So, दो ma'am, अलग चीज है. it's on the discretion of the court that whether that person will go to jail or not in case that Yes, it is when not. the crime is not so heinous or Given where the offense is not
very big committed by the accused. ओके अगर But- जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो ये बॉन्ड का तो प्रोविजन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जहां पर बेलेबल ऑफेंस है वहां पर ये बॉन्ड लगता है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक इसीलिए आया। अगर हम सीआरपीसी में होते ना तो मैं आपको कॉग्निजेबल का मतलब बता देती, चार्ज का मतलब बता देती, कंप्लेंट का मतलब बताती थी ना, तो ये आपको सरदर्दी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बॉन्ड, बेल बॉन्ड और बेलेबल ऑफेंस को लेके आ गए ये लोग। वरना यहाँ पर आपको पहले तो ये समझाना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है, किस प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। ये चीज अगर आपको पता होती ना तो यहाँ पर एज अ न्यू स्टूडेंट कंफ्यूज ही नहीं होते आप। मैं एक बात बोलूं, जी बोलिए। ये in non-cognizable offense, police officer cannot arrest accused persons without warrant. In cognizable cases, he can arrest without warrant. यस The 3 years दैट्स अ punishment. सिंपल एक्सप्लेनेशन। Yes, madam. बात The 3 years कलंदर साहब, जो नए पर्सन है, जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए इसको पढ़ रहे हैं ना, तो उनको तो देखो, अब जब हमने एलएलबी स्टार्ट की होगी तो हमें क्या पता है कॉग्निजेबल क्या होता, कंपाउंडेबल क्या होता, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता, बेलेबल क्या होता, नॉन बेलेबल क्या होता। ये सब चीजें तो हमने पढ़ पढ़ के सीखी ना, मतलब कि ये क्या होता है। तो आई वुड से वन थिंग कि आई शुड टेक वन क्लास जहां पर आप लोगों को, एक्चुअली मेरा वीडियो है, बट आई विल टेक वन क्लास जहां पर मैं आप लोगों को जैसे खाना बनाने से पहले कैसे इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करते हैं, वैसे मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दे दूं कि ये चीज का ये मतलब है, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। बहुत अच्छा रहता है वो। तो मुझे लगता है वो सब मेरे को वही करना पड़ेगा।